आगरा के डीएम ऑफिस में एक सरकारी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे डीएम बांचंद गोस्वामी, उनके अलावा बरौली आहर के बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान, अहमदपुर के बीडीओ अमित कुमार, अकोला के बीडीओ सुष्मिता यादव और कुछ अधिकारी मौजूद थे। एफआईआर के मुताबिक मीटिंग में डीएम गोस्वामी और अनिरुद्ध चौहान के बीच बरौली आहर के कामों को लेकर बात शुरू हुई। धीरे धीरे माहौल गरमाने लगा। आरोप है कि इसी बीच अनिरुद्ध चौहान ने पहले तो डीएम को गोली देना शुरू की, फिर चोट पहुंचाने की भी कोशिश की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर प्राइमरी चुनाव में कूद पड़े हैं। उन्होंने दूसरे राज्य में जीत हासिल कर अपने खाते में डाल ली। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रतिस्पर्धा करने की ट्रंप की संभावनाएं बेहतर हो रही है। उन्होंने नेवादा राज्य में गुरुवार को हुए प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मास्क जल्द ही अपना फोन नंबर डिलीट करने वाले हैं। उन्होंने खुद ऐलान किया कि वह अपना फोन नंबर बंद कर देगी। मास्क का कहना है कि वह अब लोगों से उनका फोन नंबर के बिना बात करते हैं। अब वह एक्स के जरिए ही लोगों को मैसेज या कॉल करते हैं। एलन मास्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अपडेट में कहा, मैं ट्विटर का उपयोग केवल ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए करता हूँ। 10 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनबुलापुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 8 फरवरी को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमले के बाद जिला प्रशासन के और हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कांड के रामगढ़ जिले में अनोखा मामला सामने आया है। खबर ऐसी है कि सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। पिछले कई सालों से वहां मरे हुए लोग सरकारी अनाज चट कर रहे हैं। बात 1-2 साल की नहीं है, ये सिलसिला 10 सालों से चल आ रहा है। दरअसल जिला प्रशासन ने कुछ ऐसे परिवारों की पहचान की है जहां पर मृतकों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है। इस तरह से लगभग 12,000 अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की गई है। इंडिया टुडे से जुड़े राजेश वर्मा ने मामले पर रिपोर्ट तैयार की है। YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म टाइगर वर्सेस पठान होने वाली थी, लेकिन टाइगर 3 के परफॉर्मेंस को देखते हुए आदित्य चोपड़ा अपने स्पाई यूनिवर्स में एक मोड़ लाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने टाइगर वर्सेस पठान से पहले स्पाई यूनिवर्स को सही तरीके से इंटरकनेक्ट करने का प्लान बनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उनके बेटा प्रभाकर राव ने 9 फरवरी को कहा कि उनके पिता ने अपनी नीतियों के माध्यम से देश के लिए बहुत योगदान दिया है और बनाया है। राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक अंतर है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत रत्न से सम्मानित होने पर यह न केवल परिवार के लिए बल्कि नरसिम्हा राव के प्रशंसकों और अनुयायियों के लिए भी एक महान अवसर है। पीवी नरसिम्हा राव के बेटा प्रभाकर राव ने कहा, आज एक अद्भुत दिन है। यह न केवल एक महान अवसर है भारत रत्न से सम्मानित होने पर नरसिम्हा राव के परिवार के लिए नहीं बल्कि
उनके प्रशंसकों और अनुयायियों के लिए हमारा आभार प्रधानमंत्री मोदी को है, जिन्होंने नरसिम्हा राव को एक सबसे बड़े पुरस्कार नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की पहल की है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नरसिम्हा राव ने राजनीति में रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्रों से आगे बढ़े हैं, एक राजनेता के रूप में विकसित हुए हैं और देश के लिए बहुत योगदान दिए हैं। उनके भूमि सुधारों और विशेष रूप से आर्थिक सुधारों में भारत में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है और उनकी सेवाओं को मान्यता दी गई है। It's a great occasion, not only to the family, but to the admirers and followers of P.V. Narasimha Rao. Gratitude goes to Sri Narendra Modi ji. Narasimha Rao ji has been in politics, has grown beyond politics, political sides, and has grown as a statesman, and contributed a lot to the country. It's a wonderful day today. It's a great occasion, not only to the family, but to the admirers and followers of P.V. Narasimha Rao on being conferred Bharat Ratna. I think our gratitude goes to Sri Narendra Modi ji, who has taken the initiative on conferring this greatest award, civilian award, to Mr. Narasimha Rao. As we all know, Narasimha Rao ji has been in politics, has grown beyond politics, political sides, and has grown as a statesman, and contributed a lot to the country. His land reforms, and especially the economic reforms, have made a historical difference in India, and today his services have been recognized. It is to do service to the nation have been provided by Congress Party. So our thanks also go to Congress Party. And of course, in the recent past, in 21-22, his centenary celebrations were conducted by BRS Party on the initiative of KCR Garu. We also would like to thank him on this occasion. And he has also ensured that a unanimous resolution was passed in the Assembly, which was sent to Union government. So he is a person, Narasimha Rao is a person who has gone beyond region, religion, and parties. He has been recognized as a national leader and a person who is respected all over the world. It's a wonderful day today again, and thanks to Sri Narendra Modi ji for giving this recognition to my father, Mr. Narasimha Rao. तेलंगाना सरकार आज लेखानुदान बजट पेश करेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक सुबह 9 बजे होगी। इस बैठक में प्रस्तावित बजट को मंजूरी दी जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इस बार करीब 2.72 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित होने की संभावना है। बजट में लोकसभा चुनाव के समय तक अगले वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने में आवंटन कवर किया जाएगा। इसके बाद सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। शनिवार दोपहर 12 बजे ओटन अकाउंट बजट सदन में पेश किया जाएगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री भट्टी विधानसभा के सामने विक्रमार्क बिल लेकर आए। वही मंत्री दुधीला श्रीधर बाबू इसे सदन विधान परिषद में पेश करेंगे। आज पेश होने वाले बजट में कल्याण के लिए अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है। कांग्रेस ने चुनावी वादों के तहत 6 वादों की घोषणा की। कई मदों में आवंटन होने की संभावना है। बिजली, कृषि, पंचायत राज समेत कई अन्य विभागों को ज्यादा फंड मिलने की संभावना है। श्रीलंकाई संसद सदस्य नमल राजपक्षे ने 9 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वह मंदिर का दौरा करके सम्मानित और धन्य महसूस कर रहे हैं। भव्य मंदिर का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए लंकाई संसद ने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ देवता के मूल जन्मस्थान पर पुराना गौरव बहाल हो गया है। हमें यहाँ आकर खुशी हो रही है।
हमें अयोध्या में भगवान राम के निवास पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य और सम्मान मिला है। यह मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं खुद को रामायण से जुड़े एक श्रीलंकाई नागरिक के रूप में पहचानता हूँ और पृष्ठभूमि में बड़ा हुआ हूँ। बौद्ध संस्कृति में निहित होने के साथ साथ हिंदू समुदाय के भी बहुत करीब है। आज यहाँ आना मेरा और मेरी पत्नी के लिए वास्तव में बहुत सम्मान की बात है। हम यहाँ आकर धन्य महसूस करते हैं। लंकाई संसद ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल हुए हैं और इसे पूरा किया। हमारा मानना है कि भगवान राम का जन्मस्थान और गौरवशाली दिनों में लौट आया है। मुझे यकीन है कि ऐसे कई लोगों राजपेक्ष ना कहे। मेरे जैसे दुनिया भर से श्रद्धालु इस भव्य मंदिर के दर्शन करने और भगवान राम का आशीर्वाद लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। We are glad to be here and we are honored to get blessings from Ram temple, especially being a Sri Lankan connected to Ramayana trail and growing up in a very Buddhist cultured background, family background, and also being very close to the Hindu community. It's a great honor for myself and my wife to be here today, and we are blessed. We feel blessed to be here. Do people worship Lord Ram in Sri Lanka? There are a lot of people who are devotees of Lord Ram and especially the Ramayana trail, where many Hindus all over the world visit Sri Lanka. So as I always say, there is a strong link between Buddhism and Hinduism, and many devotees who visit Ramayana trail visit Buddhist temples, especially the Atamasthana and Sri Mahabodhi. Okay. What do you feel after that Ram Lalla is situated in his own birthplace after 500 years of waiting? Well, it's a great thing that the Prime Minister himself has got involved and done, and we believe it has got back to his old glory. And I'm sure there will be many devotees from all over the world who are waiting to visit and get blessings from this place. संसद में बीजेपी द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 10 फरवरी यानी आज कहा कि सरकार घबराई हुई है और यह केंद्रीय वित्त मंत्री के जवाब में दिखाई दी। उन्होंने आगे कहा, सरकार घबराई हुई है, यह केंद्रीय वित्त मंत्री के जवाब में परिलक्षित है। अगर कोई सरकार जो 10 साल तक सत्ता में थी वह अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए 10 साल तक सत्ता में रहने वाली सरकार को गाली देती है, तो इसका मतलब है कि उनके 10 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, सरकार नर्वस है और वित्त मंत्री की रिप्लाई से ही ये साफ झलकता है, क्योंकि कोई सरकार जो 10 साल पावर में रहे, जो 10 साल गद्दी पे आसीन रहे, वो 10 साल के बाद जो सरकार 10 साल पहले थी उसको गाली निकालकर अपनी राजनीतिक उपलब्धि अगर बताने की कोशिश करे तो इसका मतलब कि उनके 10 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है, नीलबटा सन्नाटा है। तो ये जो श्वेत पत्र लाया गया है, जैसे मैंने सुबह कहा, ये काला बुर्श है, ये श्वेत पत्र नहीं है।